नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन के मुआहदे को काबीना की मंजूरी। साल 2030 तक 450 गीगावाट बिजली की पैदावार का निशाना। वज़ीर आज़म मोदी का तासुर। सदर जमहूरिया ने दिल्ली के फौजी दवाखाने में लिया टीका। तमाम अहल शहरियों से वैक्सीन लेने की रामनाथ कोविंद ने की अपील। बजट में तालीमी शोबे के लिए ज्यादा रकम की गई है मुख्तस। वज़ीर आज़म मोदी का तासुर। नई कौमी तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तानी जबानों पर दी गई है खुसूसी तरजीह। और सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उभरती खवातीन सनतकारों को मार्केट तक रसाई का फराहम किया जाएगा मौका। मीशो और वीहब के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत KTR का इंकशाफ। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकज़ी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए। मरकज़ी काबीना ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में फ्रांस के साथ मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत करने को मंजूरी दे दी है। इस मुफाहिमती याददाश्त पर जनवरी 2021 में दस्तखत हुए थे। इस मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी फ़ायदे, मसावत और बाहमी ताउन के साथ नई काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना है। काबीना ने कहा कि इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक को शमसी, हवाई हाइड्रोजन और बायोमास तवानाई से मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना है। मुआहदे के मुताबिक साइंसी और तकनीकी अमले को तबादला और तरबियत जारी रहेगी। साइंसी तकनीकी मामलाती डेटा के तबादले में मुआविन साबित होगा। वर्कशॉप, सेमिनार, मुश्तरका तहक़ीक़, इल्म का तबादला, टेक्नोलॉजी का तबादला इस मुआहदे में शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा नई कौमी तालीमी पॉलिसी में हिंदुस्तानी ज़बानों को खुसूसी तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म ने तालीम के शोबे के लिए मुख्तस बजट पर हिस्सा लेते हुए कहा कि निज़ाम तालीम में हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ताहम यह ज़बान के माहिरीन की ज़िम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में मौजूद मेयारी मतन को अपनी इलाक़ाई ज़बानों में लाएँ। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में सेहत के बाद तालीम को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महारत, तहक़ीक़ और इजादात को भी अव्वलीन तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए नौजवानों में खुद एतमादी को फ़रोग़ देना और उनके अंदर छुपी तालीमी सलाहियतों और महारतों को उजागर करने का मौका फ़राहम करना है। पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में कोविड का टीका लिया। सदर जमहूरिया के हमरा उनकी बेटी भी आई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने टीकाकारी की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की है। उन्होंने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि तारीख की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम कामयाबी के साथ जारी रखने पर डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर जमहूरिया ने तमाम अहल शहरियों से टीका लेने की अपील की है। मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन अब किसी भी वक्त ली जा सकती है। अब शहरी अपनी सहूलत के मुताबिक 24 घंटों में कभी भी कोरोना वैक्सीन की खुराक ले सकते हैं। जब 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था, तब हर मरकज़ में सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे के दरमियान वैक्सीनेशन के लिए वक्त तय किया गया था।
वज़ीर सेहत ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन रफ्तार बढ़ाने के लिए वक्त की रुकावटें ख़त्म कर दी है। मुल्क के शहरी अब अपनी सहूलत के मुताबिक हफ्ते के 7 दिन 24 घंटों के दौरान अपनी फुर्सत कभी भी टीके लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहरियों की सेहत को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। तेलंगाना में कोरोना के टीकेकारी का दूसरा मरहला जारी है। आज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंदर रेड्डी और डिप्टी स्पीकर पद्मा गौड़ ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये खुराक ली, जबकि डिप्टी स्पीकर पद्मा गौड़ ने सिकंदराबाद के एक दवाखाने में टीका लिया। रियासत में ख़वातीन कारोबारियों को मार्केट तक रसाई फ्राहम करने के लिए सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में मीशो और वीहब के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं। रियासती वज़ीर ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद सत्यावती राठौड़ की निगरानी में इन माहदों पर दस्तखत किए गए। बाद अज़ां उन्होंने रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने कहा कि इस मुआहदे से ख़वातीन सनअतकारों को मार्केट तक रसाई फ्राहम करने में मदद मिलेगी। KTR ने कहा कि छोटा छोटा कारोबार करने वाली उभरती हुई ख़वातीन को इससे फ़ायदा होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायण के साथ मिलकर सहाफ़ियों की बहबूद के प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इस मौके पर अज़ला के सहाफ़ियों को मकानात या ज़मीन देने, हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए पेट बशीराबाद में ज़मीन अलॉट करने और मीडिया एकेडमी को हुकूमत के बकायाजात की रकम जारी करने का तयक़ुन दिया। 7 मार्च को मुतवफ़ी सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान में माली इमदाद तक़सीम करने का फ़ैसला किया। रियासत के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा कि वकला की बहबूद के लिए मुल्क में 100 करोड़ रुपए का वेलफेयर फंड कायम करने वाली रियासत सिर्फ तेलंगाना ही है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान वकला का जो रोल नाकाबिल फरामोश है। हुकूमत ने कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी वकीलों के लिए 25 करोड़ रुपए की माली मदद की है। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर हल्के की ग्रेजुएट ज़ुमरे की कौंसिल नशिस्त के इंतखाबात मुहिम से वो खिताब कर रहे थे। TRS उम्मीदवार वानी देवी की हिमायत में उन्होंने आज तांडुर मुस्तक़र पर आर्या विशा भवन में मुनक़द इजलास से खिताब किया। इस इजलास में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, MP रंजित रेड्डी, साबिक़ रियासती वज़ीर महेंद्र रेड्डी, मुकामी MLA रोहित रेड्डी व दीगर मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ख़वातीन के बाख्तियार होने से ही तमाम शोबों में अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। तेलंगाना साइकोलॉजी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन तक़ारीब के ज़िमन में हैदराबाद में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम से दत्तात्रेय खिताब कर रहे थे। आदर्श नगर के बिरला साइंस ऑडिटोरियम में यौम ख़वातीन के पेश नज़र इस तक़रीब का अहतमाम किया गया। बंडारू दत्तात्रेय के हमरा तेलंगाना ख़वातीन कमीशन की सदनशीन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, ख़वातीन कमीशन की साबिक़ चेयरपर्सन T वेंकट रत्नम व दीगर मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर इक़्तिदार में आयद करदा एमरजेंसी के बारे में कांग्रेस क़ायद राहुल गांधी के तबसरे का मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशियात प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। जावड़ेकर ने कहा कि एमरजेंसी के दौरान दस्तूरी इदारे कमज़ोर नहीं थे का बयान मज़ाक़ का ख़ाइज़ है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमरजेंसी में तमाम इदारों को मफलूज कर दिया गया था, MPs और MLAs को गिरफ्तार किया गया था, अपोजिशन क़ायदीन पर पाबंदियाँ आयद की गई थी, अखबारात पर भी लगाम कसी गई थी। हैदराबाद में वाक़े नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। इस मौके पर रीजिंग फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रिक्शन के उन्वान पर ड्राइंग और पोस्टर साजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। चिड़ियाघर आने वालों के हमरा शजरकारी का प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया गया। तकरीबन 30 सयाहों ने ड्राइंग और पोस्टर साजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की मुखालिफत करना और हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार ख्याल करना गद्दारी से ताबीर नहीं किया जा सकता। इसी तरह के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रुकन पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। वाज़ेह है कि अगस्त 2019 में मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फ़ैसला किया था।
اس کی مخالفت کرنے والے فاروق عبداللہ نے حکومت پر سخت تنقید کی تھی، جس پر ایک شخص نے فاروق عبداللہ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں درخواست گزار نے الزام لگایا تھا کہ فاروق عبداللہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کو بحال کرنے کے لیے چین اور پاکستان کی مدد سے غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کرنے حکومت کو ہدایت دی جائے۔ سپریم کورٹ نے آج اس درخواست کی سماعت کی اور فیصلہ دیا ہے کہ حکومت کے خلاف بیان دینا یا فیصلے کی مخالفت کرنا غداری سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے درخواست گزار کی درخواست کو خارج کر دیا کیونکہ شکایت کنندہ فاروق عبداللہ پر لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ دنیا بھر میں آج ورلڈ وائلڈ لائف ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا خاص مقصد کرۂ ارض پر جنگلاتی زندگی کا تحفظ کرنا اور جنگلاتی زندگی کے تئیں عوام میں شعور بیدار کرنا تاکہ جنگلی جانوروں کا تحفظ ہو سکے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہر سال 3 مارچ کو اقوام متحدہ کی جانب سے ورلڈ وائلڈ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 20 دسمبر 2013 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے 68ویں اجلاس میں ہر سال 3 مارچ کو اس دن کے منانے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے ہر سال یہ دن منایا جا رہا ہے۔ سال 1973 میں 3 مارچ کو خطرے سے دوچار جنگلی پودوں اور جانوروں کے بین الاقوامی تجارت کے کنونشن پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس دن کے منانے کا مقصد جنگلی جانوروں اور پودوں کے تحفظ کو اجاگر کرنا ہے۔ رواں سال یہ دن جنگلات اور روزگار پائیدار افراد اور سیارے کی طرح پر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد جنگلوں میں زندگی گزارنے والے قبائلی جنگلات کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ان کی طرز زندگی جنگلات کے تحفظ میں کافی مدد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جنگلات میں پائی جانے والی نایاب چیزوں کو جمع کر کے اس سے اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی ان کی اہمیت کو جانتے ہوئے انہی پر جنگلات کے تحفظ کی اہم ذمہ داری سونپی ہے تاکہ دوسرے افراد آ کر جنگلوں، جنگلی پودوں اور جنگلی جانوروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان کی تندرست زندگی کے لیے جنگل کا وجود بے حد ضروری ہے، کیونکہ جنگلوں سے آکسیجن اور موسم کا توازن برقرار رہتا ہے۔ جنگلوں کی وجہ سے ہی وقت پر بارش ہوتی ہے۔ کرۂ ارض پر موجود ہر انسان کی زندگی جس طرح اہم ہے، اسی طرح جنگلی جانوروں کی زندگی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ کسی بھی فرد کو اپنے تفریح یا دیگر وجہ کے لیے جنگلی جانوروں کو ہلاک کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ جس طرح جیتا ہے اسی طرح آزاد جنگلی جانوروں کو جینے دیں۔ جنگلاتی زندگی کے لیے ہندوستان عالمی سطح پر ایک منفرد شہرت رکھتا ہے۔ یہاں آج بھی ایسے نایاب جنگلی جانور موجود ہیں جو ہمیں دیگر ممالک میں نہیں ملتے۔ ایشیائی ہاتھی، گینڈے، بنگال ٹائیگرز، ایشیائی ببر، برفانی تیندوے، ہرن و دیگر جنگلی جانوروں کا ہندوستان اب بھی مسکن بنا ہوا ہے۔ آج کے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے ٹویٹ کرتے ہوئے جنگلات کی زندگی کو بچانے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شعور بیداری پر زور دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ورلڈ وائلڈ لائف ڈے کے موقع پر جنگلی زندگیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کو سلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ببر ہو یا شیر، تیندوے کے بشمول مختلف جانوروں کی آبادی میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جانوروں کی رہائش گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ ناظرین، آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور فرانس کے درمیان قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے کو کابینہ کی منظوری۔ سال 2030 تک 450 گیگا واٹ بجلی کی پیداوار کا نشانہ، وزیر اعظم مودی کا تاثر۔ صدر جمہوریہ نے دلی کے فوجی دواخانے میں لیا ٹیکہ، تمام اہل شہریوں سے ویکسین لینے کی رام ناتھ کووند نے کی اپیل۔ بجٹ میں تعلیمی شعبے کے لیے زیادہ رقم کی گئی ہے مختص، وزیر اعظم مودی کا تاثر۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں ہندوستانی زبانوں پر دی گئی ہے خصوصی ترجیح۔
اور سوشل کامرس پلیٹ فارم کے ذریعے ابھرتی خواتین صنعت کاروں کو مارکیٹ تک رسائی کا فراہم کیا جائے گا موقع۔ میشو اور وی ہب کے درمیان یادداشت مفاہمت KTR کا انکشاف۔